Assalamualaikum, welcome back. This is our third lecture of मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, उसका कंप्लीट लेक्चर हमने डिस्कस किया था। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और इसकी लैंग्वेजेस कौन सी हैं, इसकी टाइप्स वगैरह क्या होंगी। इस लेक्चर के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए लेक्चर को डिस्कस करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे जो हमारा कंपलसरी थिंग है, जिस चीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए वो है कि डेटाबेस। सबसे पहले हमें डेटाबेस को अंडरस्टैंड करना है कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। तो डाटा क्या होगा, जब भी आप रॉ फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, किसी भी चीज के रॉ फैक्ट्स को इकट्ठा के सपोज करें स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा कर लिया, आपने रेलवे के पैसेंजर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया, रेलवे के स्टाफ का डाटा इकट्ठा कर लिया, यूनिवर्सिटी के टीचर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया, मतलब किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, ठीक है। वो सारे का सारा हम उसको डाटा कहते हैं। और जब एक यूनिफॉर्म डाटा को, एक ही तरह के डाटा को एक जगह पे स्टोर कर लिया जाए यूनिफॉर्म तरीके से मैकेनिज्म के साथ, ताकि जब चाहें आप उसको अपडेट कर सकें, रिट्राइव कर सकें और वहां से इंफॉर्मेशन को निकाल सकें, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेटाबेस। ठीक है, ये दो चीजें बड़ी बेसिक हैं जो मैंने आपको बताई, डाटा और डेटाबेस। डाटा रॉ फैक्ट्स होंगे और जिस जगह पे यूनिफॉर्म डाटा को स्टोर किया जाएगा उसको हम डेटाबेस कहते हैं। तो चलिए आइए इनको फॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती है। हम सबसे पहले हम देखेंगे डाटा के अबाउट, मैंने आपको बता दिया, डेटाबेस को डिस्कस करते हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को एक पैटर्न के साथ, एक अरेंजमेंट्स के साथ, या एक जो है ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ आप जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको आप डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, डेटाबेस। अच्छा, उसके बाद है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। अच्छा, एक और पॉइंट इसके अंदर है कि रिलेटेड डाटा, डाटा आपस में रिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, बड़ी देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अच्छा, एक आपके पास ट्रेन के पैसेंजर्स का डाटा हो और एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डाटा हो, दोनों अलग अलग डाटा हैं, तो वो क्या है, ये रिलेटेड डाटा नहीं है, डाटा टोटली डिफरेंट है। वो स्टूडेंट्स का डाटा है, वो पैसेंजर्स का डाटा है। ठीक है, या सपोज कर लें कि एयरलाइन के अंदर आप सफर करने जा रहे हैं, जहाज के अंदर पैसेंजर्स कैजुअल्स का डाटा हो और रेलवे का आप डाटा उसमें डाल दें, तो देयर आर द डिफरेंट थिंग्स। डाटा रिलेटेड होना चाहिए, पैसेंजर से रिलेटेड है तो पैसेंजर से रिलेटेड, या एयरलाइन से रिलेटेड है तो उसी से रिलेटेड सारे का सारा डाटा होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। ये एक तो ये बात बताता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम स्टोर्ड इन वन प्लेस, जो एक जगह पे स्टोर की जाती हैं वो रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग, मैनेजिंग, रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन। अब हम ये क्या कह रहे हैं कि डाटा को ऐसी जगह पे, डाटाबेस क्या होती है कि डाटा को ऐसी जगह पे स्टोर किया जाए जहां पे जरूरत पड़ने पे उसको आप जो है वो अपडेट कर सकें, रिट्राइव कर सकें, ठीक है, मैनेज कर सकें डाटा को। इस पर्पस के लिए आप उसको स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म के साथ, इसलिए डेटाबेस बेसिकली बनाई जाती है। तो ये छोटा सा डेटाबेस का एक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल अगर मैं इसकी लूं तो सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन क्या है, गूगल सर्च इंजन है, आप जो सा चाहें डाटा सर्च कर सकते हैं, एक डेटाबेस है। ठीक है, सर्च इंजन क्या है, डेटाबेस है। गूगल इटसेल्फ एक डेटाबेस है, एक सर्च इंजन है, उसके अंदर आप कोई सी भी इंफॉर्मेशन जब चाहे, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहां से ले सकते हैं। मैकेनिज्म वे के अंदर डाटा को स्टोर किया कि जब चाहे उसको एज अ इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी डेटाबेस। अच्छा, सेकंड एग्जांपल में लिखिए लाइब्रेरी डेटाबेस का अंदर, लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, उन बुक्स का आपके पास डाटा स्टोर है। अब आपने वो रिट्राइव करनी है तो या तो आप उसके जो नंबर होगा उससे आप उसको रिट्राइव करेंगे, या फिर आप डाटा को वहां से रिट्राइव किस तरह, बुक के ऑथर नेम के साथ, कब पब्लिश की गई उसके हिसाब, मतलब जिस भी तरह से आप उसको रिट्राइव करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकें। एक प्रॉपर लाइब्रेरी के अंदर हर तरह की बुक्स, डिफरेंट टाइप्स की है, जो है वो हजारों की तादाद में बुक्स होती हैं, आपने उनको स्टोर किया हुआ, तो वो लाइब्रेरी डेटाबेस है। आपको फौरन से इंफॉर्मेशन जो है वो क्विकली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फाइल्स ढूंढने झंझट से जो है वो जान छूट जाएगी। तो ये डेटाबेस है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे हैं ये। तो डेटाबेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ऑर्गेनाइज डाटा होता है, जिसको आप रिट्राइव भी कर सकते हैं। यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम जो मूव कर रहे हैं वो है व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं
कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको हम जो है वो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने में, रिसीव करने में और रिट्राइव करने में, ये सारी चीज़ें जो परफॉर्म करते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर परफॉर्म करते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइज्ड द इंफॉर्मेशन इन आर डेटाबेस। एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होंगे फॉर ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस, जो डेटाबेस की में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं या वहां से रिट्राइव करने में हेल्प आउट करते हैं। माइट कंटेन डाटा इनपुट, जो डाटा को इनपुट डाटा दाखिल करने में आपकी हेल्प आउट करते हैं। वेरिफिकेशन, आपने डाटा को वेरीफाई करना है, आप डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं। स्टोर करना है, रिट्राइव करना है, एंड कॉम्बिनेशन। इन सारी चीजों को, ये इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कौन हेल्प आउट करता है? डीबीएमएस परफॉर्म करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डेटाबेस से आपको डाटा इनपुट करने में, वेरीफाई करने में, रिट्राइव करने में, मैनेज करने में, कंबाइन करने में, ये सारी चीजों में जो हेल्प आउट करते हैं उसको आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ओरेकल, डीबी, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे एसक्यूएल जो है। अच्छा, डेटाबेस मैनेज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजों को जो है ये मेंशन करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 इज डाटा। इसमें डाटा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेटाबेस 3 चीजों को इंपॉर्टेंस देता है या उसको रिकॉर्ड करता है या मैनेज करता है। डाटा को, डेटाबेस इंजन दैट अलाउज डाटा टू एक्सेस, लोकेटेड एंड मॉडिफाइड। और एक इंजन को भी वो अलाउ करता है कि वो डाटा को एक्सेस कर सके, डाटा कहाँ पे पड़ा उसको लोकेट किया जा सके और उसको मॉडिफाई किया जा सके, उसमें चेंज किया जा सके, ठीक है। अच्छा, डिफाइन डेटाबेस। अच्छा, डिफाइन डेटाबेस लॉजिकल स्ट्रक्चर के डेटाबेस जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रही है, स्ट्रक्चर्स को भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स के अंदर वो टाइप्स कौन सी होती हैं या स्ट्रक्चर क्या है डेटाबेस का, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस है या कौन सी डेटाबेस, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके लिए अंडरस्टैंड करना ये है कि डाटा जो है डेटाबेस में 3 इंपॉर्टेंट चीजों को जो है वो मैनेज करती है, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स को मैनेज करती है डाटा, और उसको एक्सेस देता है और डेटाबेस लॉजिकल स्ट्रक्चर को मैनेज करता है। और ये है हमारे पास डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटाबेस से मैनेज इंफॉर्मेशन को इनपुट करने, ड्राइव करने में हेल्प आउट करते हैं। अगर मैं इन सारी चीजों को समराइज करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसको यूजर्स और प्रोग्रामर जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं डाटा को एक सिस्टमैटिक वे के अंदर, डाटा को क्रिएट करने में, उसको मैनेज करने में, रिट्राइव करने में, उसको कंबाइन करने में, ये सारे प्रोसेस को रिपीट करने के लिए डीबीएमएस जो है वो हमारे पास यूज होता है। और उसके बाद हमने जो डिस्कस किया है वो 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो डेटाबेस के लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, वो डाटा था, एक्सेस था। अच्छा, इन सारी चीज़ों का हमारे पास मतलब क्या है, या मतलब क्यों कर रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंस हमने इसको कहा? देखिए, एक तो सेंट्रलाइज्ड व्यू है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड व्यू होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, डेटाबेस सिस्टम जो है डाटा एक ही जगह पे स्टोर होगा और वहीं से जिस भी पर्सन को चाहिए वहां से डाटा को वो रिसीव कर सकता है। सिक्योरिटी होगी, ठीक है। अब सिक्योरिटी होगी, अब अगर सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो आपका डाटा सिक्योर होगा एक जगह पे। फॉर एग्जांपल, अब एग्जाम्स का जो रिजल्ट है, ठीक है, एग्जाम्स का जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए, हर यूजर के लिए वो अवेलेबल है, लेकिन एक डेटाबेस के अंदर, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर वो स्टोर पड़ा है। तो आप उसको जब चाहें आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, यूजर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी इसकी हाई होती है। अगर फिर मैं बात करूं कि डाटा इंटेग्रिटी होती है, डाटा आपस में जो है वो कंबाइन होता है, इंटीग्रेट कर रहा होता है, ठीक है, वो एक दूसरे से मिला वो सेम तरह का जो डाटा वो आपको रिसीव हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या है कि यूनिफॉर्मिटी होगी, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी, आपका डाटा जो है वो यूनिफॉर्म होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस को अच्छे से परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है। जितने भी यूनिफॉर्म डाटा के अंदर या जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे उनको जो है वो एक ही तरह का और एक ही प्रोसेस जो है वो उनको रिसीव हो रहा होगा और उसी से वो डाटा को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो क्या हो गया कि डाटा ने हमें आसानी प्रोवाइड कर दिया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने और डेटाबेस ने, कि आप अपने काम को, प्रोसेस को इजीली कर सकते हैं। इसी को अभी हम आगे जाके भी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नीड ऑफ डीबीएमएस।
ये डीबीएमएस की हमें जरूरत क्यों पेश आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसने जितना भी बड़ा बड़ा डाटा था या बहुत मिकदार के अंदर डाटा था उसको हेल्प आउट किया है कि आप उसको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करना आसान हो गया। इजीली वे के अंदर आप सिस्टम्स को, सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं, आसान हो गया। अलाउज डेटा टू बी स्टोर्ड सिस्टमैटिकली। अच्छा, अब ये भी बड़ा एक अच्छा पॉइंट है कि सिस्टमैटिक वे के अंदर उसको स्टोर करना शुरू कर दिया है। डाटा बिखरा नहीं पड़ा, एक इधर डाटा कुछ जा रहा है, कुछ डाटा आपको पता नहीं है कि कहाँ का पड़ा है, लेकिन इसने सिस्टमैटिक, अगर आप देखें एज वाइज डाटा को रिकॉर्ड करना है, 20 साल 30 साल 25, इस साल की एजेस के अकॉर्डिंग जो अगर आप डाटा को रिकॉर्ड करें तो तब भी सिस्टमैटिक वे के अंदर आप डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो ये क्या है, सिस्टमैटिक वे है। डेटा कैन बी इजीली डिराइव्ड, ठीक है, फिल्टर्ड, स्टोर्ड, अपडेटेड एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। डाटा को रिट्राइव करना आसान हो गया, डाटा को आगे फिल्टर करना आसान हो गया, डाटा को आगे पहुंचाना आसान हो गया, मैनेज करना आसान हो गया। आप एफिशिएंटली और एक्यूरेटली डाटा को जो है वो मैनेज और उसको एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये ज़रूरत है, नीड ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ज़रूरी क्यों है, इस वजह से ज़रूरी है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि डेटाबेस होता क्या है और किस तरह की एप्लीकेशन होती हैं। लाइक कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम, मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम एक डेटाबेस होता है जहाँ से आप बुक्स को जब चाहें रिट्राइव फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम, रिकॉर्ड रखता है आपकी हर ट्रांजैक्शन का, कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, कितनी अमाउंट निकलवाई है, वो सारे का सारा क्या है, डेटाबेस के अंदर स्टोर है। हर पार्टिसिपेंट का, हर कस्टमर का डाटा स्टोर है, वो जब जाता है तो उसके अकाउंट से डिडक्ट एंड प्लस अमाउंट जो है वो होती रहती है। अच्छा, उसके बाद है फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम। फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम क्या, अगर आप पाकिस्तान की अगर आप बात करें, पीआईए की बात करें कि उसके अंदर कितने फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, किस किस टाइम पे वो जाएंगी, वो सारे का सारा डाटा उसके अंदर स्टोर होता है। टेलीकम्युनिकेशन, ये एज यू नो दैट कि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कितनी कॉल, आपका जो कस्टमर्स की डिटेल होती है, कॉल्स की डिटेल होती है, आपने कहाँ कहाँ कॉल की, किस टाइम कॉल की, वो सारी की सारी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ही वो सारी चीज़ें जो हैं वो, बिलिंग का हिसाब होता है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये है डेटाबेस की एप्लीकेशन जो है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम को यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं? कंट्रोलिंग रिडंडेंसी, आप रिडंडेंसी कंट्रोल करते हैं, लाइक कि डुप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपने एक जगह पे डाटा स्टोर कर लिया तो वो अगर आप सिस्टम के अंदर एक फाइल स्टोर करते हैं, सेम नेम की दोबारा फाइल आती है, तो वो आपको क्या करता है, अलर्ट दे देता है भाई कि इसकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो रिडंडेंसी को कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प होगी, कंट्रोलिंग हो गया है। अच्छा, रेस्ट्रिक्टिंग अनऑथोराइज्ड डाटा, जो डाटा अनऑथोराइज्ड है, आप जब सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं, तो आप जब इंटरनेट को यूज करते हुए अपने सिस्टम्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो सम टाइम क्या होता है कि आपको कोई फाइल स्टोर करते हैं तो वो आपको बता देता है कि जी ये हार्मफुल है आपके लिए। ठीक है, वो डाटा अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, कुछ डाटा जो होते हैं वो आपके काम के नहीं है, अनऑथोराइज्ड है, उसको आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर होने से वो स्टोर नहीं करता है। अच्छा, प्रोवाइडिंग स्टोरेज स्ट्रक्चर, आपने डाटा को कहाँ पे स्टोर करना है, किस तरह स्टोर करना है, उसका स्ट्रक्चर भी आपको प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड बैकअप्स एंड रिकवरी, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि बैकअप और रिकवरी जो है वो सिस्टम जो है वो आपके पास अवेलेबल होता है, जिससे इजीली रिकवरी भी हो सकती है डाटा की, और प्रोवाइड बैकअप्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, बैकअप उसका अवेलेबल होता है सेल फोन्स के अंदर, आपके डाटा के अंदर। अब बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं जो डाटा को रिकवर कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग डाटा, जो डिफिकल्ट टाइप ऑफ डाटा होती है उसको हेल्प आउट कर दिया, उसको सॉर्ट आउट करने में, उसके कम्बिनेशन बनाने में, उसको पैटर्न्स डिफाइन करने में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने या डेटाबेस ने आसानी पैदा कर दी है। उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स डाटा था जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते थे, उसको हैंडल करना, स्टोर करना भी आसान हो गया। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, व्हाई वी शुड यूज डीबीएमएस। हमें डीबीएमएस यूज क्यों नहीं करना चाहिए, कुछ रीजंस हैं। अब वो रीजंस क्या हैं, वो सिक्योरिटी एक मेन रीजन भी हो सकती है। ठीक है, इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी है सिक्योरिटी का, कि ये डाटा आपका कोई चुरा सकता है, सिस्टम आपका वीक होता है। अच्छा, अगर इसके साथ में एक और बात भी यहाँ पे करता चलूँ कि
जो लोग डाटा को मैनेज करने वाले हैं उन वो डेटाबेस सिस्टम या सॉफ्टवेयर को रन करने वाले हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं है, उन्हें सिस्टम्स को चलाना नहीं आता, वो अच्छे से उसको ऑपरेट नहीं कर पाते। तो जब वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो DBMS सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसका एक और डिसएडवांटेज या हमें क्यों इस वजह से भी ये यूज़ नहीं करना चाहिए, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये एक्सपेंसिव है, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। इसको जो है वो स्टोर करना है, इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बड़ा एक्सपेंसिव है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉइंट भी ये बनता है कि बैकअप को जब रिकवर करना है तो उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो इस वजह से भी हम जो है वो उसको यूज़ नहीं करते DBMS सिस्टम को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। बहरहाल ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस या उसके कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। कंपोनेंट्स ऑफ DBMS क्या होते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उनमें है डेटाबेस यूजर्स हैं, डाटा है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है और डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज है। ये उसके कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है डेटाबेस यूजर्स। डेटाबेस यूजर्स कौन लोग होते हैं जो डेटाबेस को यूज़ करते हैं? वो कितनी टाइप के हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जी एंड यूजर्स हो सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स भी हो सकते हैं। इसको अगर मैं फर्दर कैटेगराइज करूं कि जो एंड यूजर्स हैं जो DBMS या डेटाबेस को यूज़ करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, तो वो उनमें से एंड यूजर में एक सोफिस्टिकेटेड होते हैं और एक होते हैं नेव। पैरामेट्रिक भी इनको कहा जाता है, नेव को, ठीक है। अच्छा, ये जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जो इंजीनियर्स हो सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, एनालिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे जो कि सोफिस्टिकेटेड के अंदर आएंगे। एंड यूजर्स वो लोग होते हैं जो कि इसको थॉरोली स्टडी करते हैं और इसको बनाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को जो बनाने का काम होता है एंड यूजर्स में सोफिस्टिकेटेड का, वो इस चीज़ के अबाउट जो है वो थॉरोली स्टडी किया होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को उन्होंने, ठीक है। वो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने वाले, जो उसमें जो है वो उसको थ्योरी उसकी पेश करते हैं। अच्छा, नेव और पैरामेट्रिक वो लोग हैं जो लेमैन होता है, इसने कभी यूज़ नहीं किया होता सिस्टम को, या कभी कभार जो है वो उसने सिस्टम को, ट्रांजैक्शन को परफॉर्म किया होता है और वो जस्ट अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और रिजल्ट गेन करता है। उसको इसकी थ्योरी से या थॉरोली इसको स्टडी करने से कि डाटा कहाँ से आ रहा है क्या, वो उससे उसको गर्ज नहीं होती, ठीक है। लेमैन की आप एग्जांपल ले सकते हैं। एक लेमैन होता है जो डाटा को अपने पर्पस के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है। तो ये बेसिकली एंड यूजर्स होते हैं डेटाबेस के अंदर। अच्छा, और जो यूज़र हैं वो कौन से हैं? वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन लोग होंगे और डेटाबेस प्रोग्रामर्स कौन हो? ये वो लोग होते हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं डाटा को या मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे यूजर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को या डेटाबेस को मैनेज कर रहे हो या कोऑर्डिनेट कर रहे हो, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में आएंगे। और ऐसे यूजर जो उस एप्लीकेशंस को या उस चीज़ को बना रहे हो उसको प्रोग्रामर्स कहा जाता है, ठीक है। ऐसे लोग या ऐसे यूजर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग जब उसको डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसको आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहा जाता है यूजर्स के अंदर, डेटाबेस यूजर्स के अंदर। तो ये कुछ उसकी मैंने टाइप्स आपको बताई हैं। सोफिस्टिकेटेड इंजीनियर्स या एनालिस्ट होंगे, नेव जो होंगे या पैरामेट्रिक जो होंगे, ये लेमैन होता है जो कि अपने पर्पस के लिए उसको यूज करता है और एट द एंड अपना रिजल्ट जो है फाइंड आउट कर लेता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे है आपके पास डाटा। डाटा को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है, डाटा स्टोर्ड किया जा सकता है, अपडेट किया जाता है, रिट्राइव किया जा सकता है। डेटाबेस कंटेन्स बोथ ऑपरेशनल एंड मेटाडाटा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये डाटा को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फैक्ट्स होते हैं उसके अंदर स्टोर किए जाते हैं और उसको रिट्राइव भी किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो उस चीज़ को रन करने के लिए यूज़ किया, सिस्टम को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। कुछ नेटवर्क सॉफ्टवेयर होते हैं जो नेटवर्क कंबाइन करने, डिफरेंट कंप्यूटर्स को या सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है।
और उसके बाद प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, गवर्न कर रहे होते हैं, ताकि प्रोसीजर होता है बेसिकली एक, ठीक है, कि अगर DBMS को रन करना है तो सिस्टम्स को रन करना है तो वो कौन सा ऐसे प्रोसीजर्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसको ओबे करके आप उस चीज़ों को रन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको आप रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कहा जा सकता है, जो कि सिस्टम परफॉर्म करता है। नंबर 4 है हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपके पास पीसी आ जाएगा, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को या डेटाबेस को चलाने के लिए हमारे पास होना ज़रूरी है। पीसी होगा, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर होगा, स्टोर करने के लिए डाटा को डिवाइसेस होंगी, इनपुट जैसे डाटा को इनपुट किया जाएगा वो डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस आपके पास होनी चाहिए, मॉनिटर एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये हार्डवेयर पे आ जाते हैं। लास्ट इसका पॉइंट है हमारे पास डेटाबेस लैंग्वेजेस। डेटाबेस लैंग्वेजेस ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो डेटाबेस को डाटा को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है, कि जो डेटाबेस के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का क्या मतलब है कि जो डेटाबेस के अंदर डाटा को क्रिएट करने में, उसको आल्टर करने में, चेंजेस करनी है अगर कोई आपने, तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, वो आपके पास है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस के साथ यूज़ करते हुए आप डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होगा कि उसका नाम भी बता रहा है कि ऐसी लैंग्वेज है जो डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज की जाती है, मतलब उसको आल्टर करने के लिए, इनपुट करने के लिए यूज की जाती है। कोई चीज आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं डेटाबेस के अंदर तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज की जाएगी। सिलेक्ट करना है, अपडेट करना है डाटा को, या कुछ चीजें उसमें से डिलीट कर दी हैं तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसको आप डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पे है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जो डाटा को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने किसी को कोई एक्सेस दी है कि वो ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करे, एक स्पेसिफिक यूजर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने की उसको आपने एक्सेस दी, वो लैंग्वेज जो है उसको एक्सेस देती है, ग्रांट करती है, और रिवोक भी कर सकती है और ग्रांट भी कर सकती है, उसको एक्सेस दे भी सकती है और एक्सेस उससे वापस भी ले सकती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का ये काम है बेसिकली, ठीक है। एक स्पेसिफिक यूजर स्पेसिफिक टास्क जब परफॉर्म करने की कोई परमिशन दी जाती है और उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उसके लिए डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। फोर्थ नंबर है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है, ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए जो ट्रांजैक्शन यूज की, अगर कोई चीज इंसर्ट की है टेबल के अंदर, सपोज करें डेटाबेस में टेबल के अंदर कोई चीज इंसर्ट की है, उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यूज की जाती है। तो ये बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया है DBMS के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें डेटाबेस और ये सारी चीज़ें यूजर्स आ जाते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट्स के अंदर बताएं, हम उसको जो है वो आप दोबारा पेज आपको जो है वो अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।